नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। 23 जून को कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा करने वाली पतंजलि 30 जून को अपने दावों से मुकर गई। पतंजलि का कहना है कि उन्होंने कभी कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में आज खुद बाबा रामदेव मीडिया से मुखातिब हुए और इस पूरे मामले की सफाई पेश की। उन्होंने तमाम तरह के आरोप देश में लगाए, तमाम तरह के उन्होंने मीडिया पर सवाल खड़े किए। तब उन्होंने कहा कि जो कोरोना की दवाई बनाई तो लोगों ने ऐसे खबरें चलाना शुरू कर दिया, तमाम पूरे देश में ऐसे हो हल्ला मच गया मानो कोई देशद्रोही आतंकवादी जैसा आचरण कर दिया है। आयुर्वेद योग का काम भारत के अंदर गुनाह हो गया। तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो गाली प्रूफ हो चुके हैं। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस बात को लेकर की गई, अभी आपको सीधे दिल्ली लेके चल रहे हैं जहां अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए देखें क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केंद्र सरकार की एक फॉर्मूला है, उनकी एक वेबसाइट है, नेशनल एक्सपर्ट्स ने बनाई है। वो वेबसाइट हमें ये बताती है कि आगे प्रोजेक्शंस क्या होंगे, कोरोना के केसेस आने वाले समय में कितने होंगे, महीने भर बाद कितने होंगे, 2 महीने बाद कितने होंगे। उसके मुताबिक जिस स्पीड से दिल्ली में केस बढ़ रहे थे, हमने जब प्रोजेक्शन किए तो निकल के आया कि 30 जून को दिल्ली में 1 लाख के करीब केस होंगे। उसमें से लगभग 60,000 एक्टिव केस होंगे और लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी अस्पतालों के अंदर। तो स्थिति गंभीर थी। हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, हम लोगों ने हार नहीं मानी, हम लोगों ने मेहनत और डबल कर दी। और उस वक्त हमने जिससे हो सकता था सबसे मदद मांगी। जनता के सामने ये सब रखा कि भाई 30 जून को इतने केस होने वाले हैं, आने वाले समय में स्थिति गंभीर हो सकती है। और फिर मैं सबके पास गया मदद मांगने के लिए। सारे अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, उनको इकट्ठा किया, सारे सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त किया, सारे होटल वालों से मिले हम। होटल वालों ने मुकदमा कर दिया था हाईकोर्ट में, उसको जल्दी करके मुकदमे को अपने पक्ष में मुकदमा हुआ, बड़ा अच्छा रहा। सारे बैंक्वेट हॉल वालों से मिले हम। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं, एनजीओज, धार्मिक संस्थाएं, केंद्र सरकार, सब लोगों की मदद मांगी। जहां मदद मिली, जहां नहीं मिली, उनके पैर पकड़े कि दिल्ली को बचाना अपने को, सबको मिलके। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 1 महीने में सबकी, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत और सब लोगों की मेहनत, सभी एजेंसीज की मेहनत से जो भयावह स्थिति हमें 1 महीने पहले नजर आ रही थी कि 30 जून को इतनी भयावह स्थिति होगी, आज हम 1 जुलाई है, आज हम देखते हैं कि हम कहां खड़े हैं। जो भयावह स्थिति 1 महीना पहले प्रेडिक्ट की जा रही थी कि 30 जून को 1 लाख के करीब केस होंगे, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे। आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग 1/3। ये हम सब लोगों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की, सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सारे समाज की मेहनत का नतीजा है कि हमने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। 60,000 केस की उम्मीद थी, एक्टिव केसेस की। इस टाइम 60,000 पेशेंट्स होंगे
उसके मुकाबले आज दिल्ली में 26,000 पेशेंट है। उस वक्त ये प्रेडिक्शन थी कि 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। डेली इतने केस आ रहे थे, डेली इतने केस आ रहे थे, और उस टाइम डेली 250 नए मरीज ऐड होते जा रहे थे। तो एक ये पूरी सिचुएशन में डर था सिस्टम के अंदर कि रोज 250 बेड बढ़ाने पड़ेंगे अपने को। आज उल्टा हो गया। इस टाइम मैंने ऐप देखा अभी, इस टाइम दिल्ली में 5800 बेड केवल सारे अस्पतालों में मिला के, अस्पतालों में 5800 कोरोना के पेशेंट हैं, मरीज हैं। एक हफ्ता पहले 6250 मरीज थे। पिछले एक हफ्ते में 450 मरीज कम हो गए, बढ़ने की बजाय। आज हमने 15,000 बेड्स का इंतजाम कर लिया, कोरोना के बेड्स का अस्पतालों के अंदर, आईसीयू बेड्स का, नॉर्मल बेड्स का, वेंटिलेटर का। आज हमने 15,000 बेड्स का इंतजाम कर रखा है दिल्ली में, लेकिन केवल 5800 मरीज हैं। तो मरीजों की संख्या आज की डेट में दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। ठीक होने वालों की संख्या दिन ब दिन दिल्ली के अंदर, जो लोग कोरोना हो रहा है ठीक हो रहे हैं, कोरोना हो रहा है ठीक हो रहा है, कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज से एक महीना पहले लगभग 38% मरीज ठीक हुए थे। आज दिल्ली के 67% मरीज ठीक हो गए हैं। टोटल 87,000 केस अभी तक दिल्ली में हुए, जिसमें से 58,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। लोगों को हो रहा है ठीक हो रहे हैं, लोगों को हो रहा है ठीक हो रहे हैं। और एक महीना पहले 8,500 बेड थे अस्पतालों में। हम लोगों ने सारे अस्पतालों से बात की, होटल वालों से बात की। आज दिल्ली में 15,000 बेड्स की व्यवस्था कर दी। और अब ऊपर वाले की कृपा से, आप सब लोगों की मेहनत से 23 जून को 4,000 केस, डेली केसेस आते हैं ना, नए केस आते हैं, 4,000 के करीब 3950 केसेस आए थे नए, लगभग 4,000 नए केसेस आए थे उस दिन। और कल लगभग 2200 केस आए थे। तो पिछले एक हफ्ते में डेली वाले केस भी आधे नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में बढ़ जाएं। लेकिन पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं 2000, 2100, 2200, 2400 इसके इर्द गिर्द केसेस मंडरा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत कम होने लगी है। एक दिन ऐसा आया था जिस दिन लगभग 125 के करीब लोगों की मौत हुई थी। अब डेली 60-65 के आसपास हो रही हैं। इसे और भी कम कर। और हमारे साथ जुड़े हुए इस समय संजीव गुप्ता, जिन्होंने एफआईआर कराई है जयपुर में। संजीव गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार संजीव गुप्ता, आपकी जीत हो गई है। जो पतंजलि कोरोना का दावा कर रही थी, वो कहीं अब सफाई पेश कर रही है कोरोना को लेके। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबा रामदेव ने, क्या कहना चाहते हैं आप? उन्होंने कहा कि ये आयुर्वेद योग का काम भारत के अंदर गुनाह जैसा हो गया है। ये सर मेरी जीत नहीं है, ये हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता की जीत है सर। ये हिंदुस्तान के उस कानून की जीत है जिसको माननीय संसद ने बनाया था। ये मेरी जीत नहीं होकर पूरे हिंदुस्तान की जनता की जीत है। हमने तो केवल जनता को, हिंदुस्तान की जनता को आगाह किया था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की जीत है, आयुष मंत्रालय की जीत है सर। क्योंकि सबसे पहले भारत सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आयुष मंत्रालय ने ही पतंजलि के नाम के खिलाफ नोटिस जारी किया था। उत्तराखंड की जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने भी बताया था हमको कि ये जो इन्होंने दवाई बनाई है वो कोरोना की नहीं होगी, बल्कि ज्वर और खांसी की बनाई है। हमने तो केवल यही काम किया था कि हिंदुस्तान में ना तो हमने आयुर्वेद का विरोध किया, ना हमने बाबा के योग का विरोध किया, हमने तो हिंदुस्तान के कानून का सम्मान किया। यहाँ पर जो इन्होंने गलती की थी
इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ के 50,000 करोड़ रुपए कमाने का एक प्लान किया था, सुनियोजित षड्यंत्र। पूरा लॉकडाउन फेल हो जाता, पूरे आज देश की सरकारें फेल हो डॉक्टर जाती। संजीव गुप्ता आज रामदेव बाबा ने ये कहा है कि आयुर्वेद योग का काम भारत के अंदर गुनाह की तरह हो गया और लोगों ने ऐसा आचरण किया कि देशद्रोही आतंकवादी जैसा। तो सबसे बड़ा देशद्रोही पर इस भारत सरकार में नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उनके आयुष्मान मंत्रालय ने ही इस कोरोना पे रोक लगाई। क्या नहीं, बाबा नहीं, आप- रामदेव नहीं, अपनी आप सभा को संजीव रोक गुप्ता लगाने ऐसे- वाले आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्री और उत्तराखंड सरकार के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, या नहीं, आप प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं? ऐसे इस तरह प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान नहीं दे सकते आप। नहीं, मैं दे रहा हूँ, बाबा रामदेव के आरोप का खंडन कर रहा हूँ, क्योंकि ये रोक जो लगाई है वो भारत के सरकार के आयुष मंत्रालय, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में आता है। लेकिन उन्होंने तो रोक बाबा लगा दी। रामदेव ने उनके उन्होंने ऊपर कहा आरोप लगाया, मैं नहीं लगा रहा हूँ। उन्होंने कहा समर्थन किया, उन्होंने तो रोक लगा दी। आयुष मंत्रालय ने जब प्रचार प्रसार किया, उन्होंने रामदेव बोल रहे हैं ना कि कोई विरोध है, तो रोक लगा रहे हैं। हमने आयुर्वेद का कभी विरोध नहीं किया। मैं बचपन से गिलोय और तुलसी और ये सारी चीजें स्वयं ले रहा हूँ सर, मैं खुद ले रहा हूँ। लेकिन आपने कोरोना की जो दवाई बनाई थी उसके खिलाफ एफआईआर कराई थी आपने थाने में जाकर, गांधीनगर थाने में। इनके झूठे भ्रामक विज्ञापन जो इन्होंने ये दावा किया कि हमने 100% दावा कर दिया कि कोरोना से बच गई। आज देखिए, अगर हिंदुस्तान की जनता बाबा की इस दवाई को लेके फेस मास्क नहीं लगाती, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करती, तो 135 करोड़ जनसंख्या हमारी हिंदुस्तान की है जो कम्युनिटी ट्रांसमिट में हो जाती। उस देश की रक्षा कौन करता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमारी भावनाएं फेल हो जाती साहब। लेकिन डॉक्टर संजीव गुप्ता, अब तो ये आप नहीं कह सकते कि सरकार से मिली भगत रहती है बाबा रामदेव की, जो वो करते हैं उसको सरकार वैलिड कर देती है। हमने कब कहा? हमने तो सरकार को कहा कि आप नियमानुसार कार्रवाई करें। हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ जो भी काम करेगा, चाहे मैं काम करूं, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करो। लेकिन अब ये जो निर्णय निकल के आया है और खुद बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, उन्होंने कई, अगर मीडिया नहीं होता, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते, एबीएन न्यूज नहीं चलाती इसको, तो आज पूरे हिंदुस्तान की जनता पीड़ित और प्रताड़ित होकर अपने आप को ठगी महसूस करती साहब। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से आपके मीडिया न्यूज चैनल को कि आपने सच्चाई को प्रमुखता से दिखाया। आपने किसी प्रकार का, जनरली मीडिया के बारे में ये कहा जाता है, सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि भिक्षा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से हिंदुस्तान के मीडिया का कि उन्होंने कभी भी इस मामले में, क्योंकि हिंदुस्तान अभी आपातकाल में, हिंदुस्तान नहीं विश्व आपातकाल में है, कोरोना जैसी पैंडेमिक बीमारी में हिंदुस्तान त्रस्त हो रहा है, हिंदुस्तान की जनता त्रस्त हो रही है। ऐसे में आपदा में अवसर ढूंढने का जो घनिष्ठ कार्य किया, हमने केवल उसके भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और उसको प्रमुखता से समस्त मीडिया चैनल ने उठाया और देश की जनता में एक ऐसा जोश पैदा किया, जगह जगह पर इसका विरोध हो गया। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि हम आयुर्वेद के, योग के किसी प्रकार के कोई विरोधी नहीं है। हम केवल कानून का सम्मान करते हैं और भारत के कानून को सलाम करते हैं और तिरंगे को सलाम करते हैं हम। बिल्कुल। लेकिन अब कैसा लग रहा है, पतंजलि ने सफाई पेश कर दी है कोरोनिल पर अपनी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एफआईआर कराई आपने, तुरंत थाने पहुंचे, आपको लगा कि देश में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अब बाबा रामदेव ने सफाई पेश कर दी है कोरोनिल को लेकर। सर, सफाई पेश करने से अपराध कम नहीं होता है। आज किसी बैंक में डकैती हो गई और डकैत बैंक की करोड़ों रुपए को लेकर भाग गए और पुलिस में एफआईआर हो जाती है और पुलिस, जब डकैतों को पता चलता है कि पुलिस अब हमें पकड़ लेगी और पकड़ के हमें दंड देगी और डकैत उस माल को कहीं छुपा देते, तो क्या गुनाह खत्म हो गया? सफाई देने से गुनाह खत्म नहीं होता है। अपराध कारित होने के बाद कानून अपना काम करेगा और हम कानून को मजबूर करेंगे कानून की धाराओं में ही कि जिस किसी ने भी देश को गुमराह करने की कोशिश की है, चाहे वो कोई भी हो, हमारी जान भी चले जाए, हमें कोई परवाह नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने कोरोना के प्रति हमदर्दी नहीं रखी। उन्होंने प्रयास किया, उस प्रयास का बहुत खिलाफत हुई देश में। नहीं, हमने कोरोना के प्रति जो भ्रामक प्रचार किया, जो भ्रामक दावा किया गया कि 100% इलाज है, अगर ऐसा है
तो मैंने मंच के माध्यम से अपील भी की थी और आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बाबा रामदेव को, डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर को भारत रत्न देना चाहिए और इनको सम्मान देना चाहिए। बल्कि इनको नरेंद्र मोदी जी को स्वयं इनके घर जाना चाहिए और चरण स्पर्श करके इनका आशीर्वाद लेना चाहिए अगर इन्होंने कोरोना की दवाई बना दी 100% सही करने की तो। और मैं तो ये भी कर रहा हूँ कि जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी भारत से एसयू की मांगी थी, वो भी 500 प्लेन अपनी कोरोना टैबलेट अमेरिका के लिए मांगे या बाबा को अमेरिका भी संजीव स्वागत गुप्ता करे। हमारे संग एडवोकेट बलराम जाखड़ भी जुड़ चुके हैं जिन्होंने एफआईआर कराई थी। बलराम जाखड़, आपका बहुत बहुत स्वागत एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। बलराम जाखड़, आपकी भी जीत हो गई है। एफआईआर कराई थी आपने, आज बाबा रामदेव ने सफाई दे दी है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। देखिए सर, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भारत की जितनी भी जनता है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करना चाहूंगा। दूसरी बात, ये किसी एक व्यक्ति विशेष नहीं है, ये न्याय की जीत है। आज जिस प्रकार से बाबा रामदेव जैसे इन लोगों ने यू टर्न लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे यू टर्न लिया है कि साहब आपने नोटिस करा होगा 23 जून को आप जैसे चैनल के माध्यम से पता चला था कि इन्होंने कहा था कि हमने कोरोना नाम की दवाई बना ली है और इस दवाई से जो है कोरोना की जो है निजात हो जाएगी। और आज ये कह रहे हैं कि नहीं आप शब्दों के जाल में मत फंसिए और हमने जो है ये दवाई जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बनाई है। तो निश्चित रूप से यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बचाव का माध्यम है। बाबा रामदेव पे जिस प्रकार कानून का दबाव बना है उसके बचाव का माध्यम है ये, और कुछ नहीं है। लेकिन अब उन्होंने सफाई दे दी है, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हम तो गाली प्रूफ हो चुके हैं। नहीं, देखिए, अपराध करने के बाद में सफाई देने से कोई मतलब नहीं होता। कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी और निश्चित रूप से देखिएगा कि इसके अंदर इस मैटर में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सफाई देने से नहीं होता है सर। अपराध करने के बाद में अगर अपराधी सफाई दे दे कि साहब मैंने तो इन परिप्रेक्ष्य में अपराध किया था, तो वो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके द्वारा किए गए कृत्य या उसके द्वारा किया गया अपराध जो है वो धुल गया, ऐसा नहीं है। तो निश्चित रूप से जो है ये इन्होंने यू टर्न लिया है। इन लोगों को ये तो एहसास हो गया कि साहब हमने जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वो गलत करी थी और हमने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया था। पर भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है सर जो इन छोटे छोटी हरकतों से भ्रमित हो जाए। तो ऐसा निश्चित रूप से इन लोगों ने आपस में मंथन करने के बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और इसमें आप लोगों ने, और मैं आपको आप जैसे मीडिया के लोगों का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि जिन लोगों के दबाव आने पर और न्याय का दबाव आने पर इन लोगों ने अपना कथन वापस लिया। आज वो लाव लश्कर नहीं था, आज तो 3 लोग बैठे थे, अनुराग वार्ष्णेय, आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव। पहले तो बड़ा लाव लश्कर था, पहले तो बड़ी जो लॉन्चिंग हुई थी, लॉन्चिंग जैसा नजारा नहीं था आज। नहीं था वो तो आप देखिए ना। आप सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मानता। मैं इसको मानता हूं कि बाबा रामदेव ने अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए ये इस प्रकार का जो ये माध्यम अपनाया है कि साहब मैंने तो कोरोना का इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है, मैंने कुछ नहीं किया है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा राजस्थान सरकार का कि जिन्होंने बहुत सही समय के ऊपर बहुत सही निर्णय लिया। उन्होंने ये भी कहा कि स्वदेशी विरोधी ताकतों की चूल्हे हिल गई। आवाज कट रही है सर, आप क्या कह रहे हैं? बलराम जाखड़, उन्होंने ये भी कहा कि स्वदेशी विरोधी ताकतों की चूल्हे हिल गई। नहीं, इनके कहने से क्या होता है? इनकी बात 4 दिन तक तो टिकती नहीं है। ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ये जो दवाइयां बन रही हैं एलोपैथी की, ये गलत है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो एलोपैथी की दवाइयां बनती है ये वर्ल्ड हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। एक 25 पैसे की टैबलेट जो मेडिकल स्टोर वाला बेचता है वो ऐसे नहीं बेचता है, बाकायदा वो ड्रग का सर्टिफिकेशन होता है ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, फिर उसके बाद में दवाई बनती है, उसके बाद मार्केट में आती है। इन लोगों ने खुद का ही अपनी दुकान खोल रखी है, खुद ही क्लिनिकल ट्रायल कर लिया, ट्रायल करने के बाद में खुद ही दवाई बना ली और खुद ही बेचने लग गए। तो ये यहाँ पे ये अब चलेगा नहीं सर। डॉक्टर संजीव गुप्ता उन्होंने कहा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में तूफान खड़ा हो गया उनके आविष्कार से। सर ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका दावा सच होगा ना तो हम स्वयं नतमस्तक थे, क्योंकि एलोपैथी हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेद हो, BM कोई सी पैथी हो, अगर कोरोना की दवाई का कोई भी 100% दावा कर रहा है तो हम नतमस्तक हैं बाबा रामदेव के। और जो भी आदमी कुछ काम को करता है, हमने तो सिफारिश की है सर, सिफारिश मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि बाबा रामदेव को भारत रत्न दिया जाए, बलबीर सिंह तोमर को राष्ट्रपति पदक दिया जाए। लेकिन बलराम जाखड़ देखिए वकील साहब हैं, हम भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर भी हैं साथ में। हमने एक तो हम
सबसे पहले बता दें कि हम असली, मैं और बलराम जाखड़, मैं बलराम जाखड़ का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो सुलझे हुए वकील हैं और उन्होंने सही समय पे सही फैसला अपनाया कि हिंदुस्तान की, देश की जनता को बल्कि ठगने से बचाया, मरने से बचाया, कम्युनिटी ट्रांसमिट होने से बचाया। बाबा रामदेव आप कितनी भी सफाई दें, हम स्वदेशी हैं। हम, अगर हमको सरकार कहती है कि चाइना बॉर्डर पर आज डॉक्टर संजय गुप्ता लड़ने को चले, तो मैं तैयार हूँ, 100% अपनी आहुति देने को तैयार हूँ। बलराम जाखड़ भी तैयार है, मुझे पता है। केवल किसी को आयुर्वेद का विरोध नहीं किया हमने, विरोध जो किया हमने विरोध किया भ्रामक प्रचार का, भ्रामक वादे का, भ्रामक दावे का। हमने प्रसार जो कर रहे थे उसका विरोध किया है। इसका मतलब नहीं है कि हम देशद्रोह हैं। जब भी किसी से इनसे बात करो तो ये हमको देशद्रोह की बात करते हैं। ये बात करना भी जो है ना, ये गैर कानूनी है। बलराम जाखड़, उन्होंने कहा कि सत्कार की कोई चाह नहीं है, लेकिन तिरस्कार मत करो। आयुर्वेद योग का जिस तरह विरोध हुआ और जिस तरह वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिस तरह आयुर्वेद योग को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भारत में बहुत गलत हुआ जो कोरोना के खिलाफ लोग उतर के इस तरह सामने आए। देखिए, अपने को यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि आयुर्वेद किसी एक व्यक्ति विशेष की बपौती नहीं है। आयुर्वेद जो है वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। वो आज से नहीं है सर, हजारों साल से भगवान श्री राम के जन्म से पहले जो है वो आयुर्वेद की स्थापना हो गई थी। तो हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह सकते कि साहब इस व्यक्ति विशेष का ही जो है वो आयुर्वेद का जो इसका ट्रेडमार्क किया हुआ है। हम उस आयुर्वेद को मानते। हेलो, पता है, हेलो, आवाज आ रही है आपकी? हाँ आ रही है। तो हम उस आयुर्वेद को मानते हैं जो आचार्य वाग्भट ने लिखी थी, जो आचार्य महर्षि ने लिखी थी, जो चरक संहिता के अंदर वर्णित है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की आयुर्वेद नहीं है। और जहां तक बात है बाबा रामदेव की, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है। मैंने भी बाबा रामदेव के द्वारा जो ये जो कल्प वगैरह और ये जो डेंगू की जो दवाइयां बनाते हैं, इनका सेवन किया हुआ है। मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रमित करने का प्रयास किया जनता को, तो वो जो है वो एक अधिवक्ता होने के नाते और एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते जो है वो मेरे गले से नहीं उतरा। तो इसलिए मैंने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास किया। आपने जो एफआईआर कराई है उसमें क्या कार्रवाई आगे हुई है? वो एफआईआर करवाई है सर, एफआईआर हो गई है उसके अंदर, और अब उसके अंदर 161 के स्टेटमेंट पेंडिंग है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जिस तरह अब जिस तरह यू टर्न लिया है, जिस तरह से पतंजलि ने सफाई दी है, तो उस तरह से आपकी एफआईआर अब कहीं ना कहीं ठहर गई है अपनी जगह। नहीं, ये देखिए क्या होता है, आप इसको दूसरे तरीके से समझिए। यदि किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद में वो सफाई दे दे कि साहब मेरे से गलती हो गई, तो क्या कानून उसको माफ कर देगा? नहीं करेगा। जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उसके परिवार वाले उसको माफ कर देंगे, और मान लीजिए माफ भी कर दिया तो वो क्या नाम से उसको दंड का भागी नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है। और वो जो ये व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध नहीं है सर, ये समाज के विरुद्ध अपराध है। और इस प्रकार के अपराधों के अंदर चाहे बाबा रामदेव, ये इतने बड़े लोग हो गए हैं, ये अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लग गए हैं। ये कानून को कुछ नहीं समझते, कानून के आगे नतमस्तक नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कानून जो है वो भारत का कानून और भारत का संविधान अपने आप में इतना मजबूत है कि इन लोगों को वास्तविकता का दर्शन हो चुका है। इसीलिए आज बाबा रामदेव ने यू टर्न लिया है। लेकिन वह तो गोलमोल बातें करके 1 साल का समय मांगा है उन्होंने। 1 साल में कई दवाओं का वो परीक्षण करेंगे, कई तरह का क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, और बातें स्पष्ट नहीं हो पाई कोरोनिल के बारे में आज भी। तो फिर आप मेरे को एक चीज बताइए, इन्होंने 1 साल का समय मांगा है। आज से 3-4 दिन पहले 23 तारीख को तो ये कह रहे थे कि हम 7 दिन के अंदर बाजार में दवाई उतार देंगे और 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। और हमने तो 100 लोगों पे क्लिनिकल टेस्ट कर लिया और दवाई जो है वो बना दी और दवाई बेचनी चालू कर दी है। और ये दवाई जो है ये 100% कोरोना का इलाज कर देगी। तो फिर 1 साल का समय किस बात के लिए चाहिए इनको? का नाम लिया है इसमें, कई तरह की दवाइयों का नाम लिया है उन्होंने। कहा है ये दवाइयां हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए चल रही है, एनिमल ट्रायल चल रहा है, और इसके बाद इन्हें बाजार में ले आएंगे या कई लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदे के लिए ले आएंगे। नहीं, ये तो अभी जांच का विषय है, ये अनुसंधान का विषय है। और निश्चित रूप से मैं आयुष मंत्रालय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब आपको लगता है, अब आपको मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब सफाई उन्होंने दे दी है तो अब आपको लगता है कि आगे आयुष मंत्रालय को उस पर एफआईआर करानी चाहिए या एक्शन लेना चाहिए, या क्या एक्शन होना चाहिए? नहीं, देखिए, आयुष मंत्रालय जो है वो एफआईआर करवाए नहीं करवाए वो उनका आउटलुक है। जहां तक मेरी बात है, मैंने एफआईआर करवाई और उसके संबंध में और भी लोगों ने जयपुर के अंदर या राजस्थान में या हिंदुस्तान के अंदर परिवाद पेश किए। बात ये नहीं है, बात ये है कि इन लोगों ने जो कार्रवाई करी है वो सही है या गलत है। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस जो है वो क्लियर है, आज की तारीख में नेट के ऊपर उपलब्ध है, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने क्लियर कट मना किया कि हमने ऐसी दवाई की सैंपलिंग की परमिशन नहीं दी है, हमने इस दवाई के प्रचार प्रसार के ऊपर रोक लगा दिया है। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये यू टर्न ले रहे हैं कि साहब हमने दवाई नहीं बनाई, हमने तो इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है।
तो ये बात आप उस दिन 23 तारीख को बोल देते, फिर आप मंच के ऊपर खड़े होकर के और 56 इंच का सीना दिखा करके क्यों बोल रहे थे ये बात? फिर उस दिन सब लोग, उस दिन पूरे देश में जो हेल्थ एक्सपर्ट थे वो ये कह रहे थे इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसे वायरस किलर बताया जा रहा है, जिसे कोरोना किलर बताया जा रहा है। ये सब लोगों ने बात कही थी, लेकिन उसको पतंजलि ने अब माना है, उस दिन नहीं माना। उस दिन 7 दिन में बाजार में दवा आने का दावा कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल। आप जैसे पत्रकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन लोगों ने वहां पे एक मंच के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इनसे पूछा कि सर आपने दवाई बनाई है या इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है। एक पत्रकार का मेरे को नाम और चैनल का तो ध्यान नहीं है, पर मैंने टीवी में देखा था, उसने स्पष्ट पूछा था कि सर आपने दवाई बनाई है या इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है। और बलवीर सिंह तोमर का स्टेटमेंट था, नाम ने दवाई बनाई है, नाम ने इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है। तो फिर तुमने बनाया क्या है? तुम क्या कर रहे थे स्टेज पे खड़े होकर वहां पर? तुम बाबा रामदेव के साथ में कंधे से कंधा मिला के किस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे थे? इनको शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों ने राजस्थान की जनता को और देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। आज नहीं थे वो कहीं भी वहां पे। नहीं, आज भी कही थी, आज भी इन्होंने ये बात कही थी कि साहब ये क्या नाम से हमने जो दवाई बनाई है, ये इम्यूनिटी बूस्टर बनाई है। अब ये कुछ भी कहते हैं, वही बात है कि सांप निकल जाने के बाद में लाठी पीटने वाली बात है। ये कुछ भी कह दें, इनके कहने से कुछ नहीं होता। कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, और जो फैक्ट्स एंड फिगर जो है उनके हिसाब से अनुसंधान होगा। और निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। डॉक्टर संजीव गुप्ता, उन्होंने कहा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में तूफान खड़ा हो गया, और किसने ये तय किया कि लंगोटी या धोती पहनने वाला जो लोग हैं वो रिसर्च नहीं कर सकते? ये तो एक नई अस्पृश्यता है, नई घृणा है देश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम पहले भी कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे, हमारा किसी प्रकार का आयुर्वेद से कोई विरोध नहीं है। आयुर्वेद के बारे में हमारा पूरा उतना ही भरोसा है जितना भरोसा बाबा रामदेव का है। इसलिए हम आज भी अपनी बात पर अड़िग हैं। समस्या क्या है कि आप हिंदुस्तान के कानून 123 पेज की आयुष मंत्रालय ने क्लिनिकल ड्रग ट्रायल थेरेपी की पॉलिसी बनाई हुई। 21 अप्रैल को आयुष मंत्रालय ने एलोपैथी, होम्योपैथी या कोई भी पैथी के डॉक्टर आपस में मिलकर कोरोना की रिसर्च कर सकते हैं, इसका भी गजट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। लेकिन उसमें साफ लिखा हुआ है कि इन 9 बिंदुओं की पालना होगी। इन्होंने केवल एक रजिस्ट्रेशन कराया CPRI में। अरे सर, आप एक बात बताइए, आज हम छोटी सी कंप्लेंट कराते हैं, चाहे पुलिस में कराएं, चाहे निगम में कराएं, चाहे प्रेस काउंसिल में कराएं, चाहे मेडिकल काउंसिल में कराएं, चाहे कहीं भी कराएं, तो हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, नहीं मिलता है? बिल्कुल। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से हमें परमिशन नहीं मिलती है। उसकी कोई डीम्ड परमिशन नहीं होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से ये नहीं गुजरे, और इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढते हुए और हिंदुस्तान की जनता जो इस वक्त ट्रस्ट है आपदा में, उसका डर बैठा हुआ है कोरोना को, उसका फायदा उठाने की नीति से, और 20 रुपए की गोली जो अहमदाबाद में फ्री ऑफ कॉस्ट बट रही है। आप देखिए, गुजरात में फरवरी में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने होम्योपैथिक डिपार्टमेंट की डॉक्टर शाह की गोली को 20 लाख गोलियों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा है। और कोई अगर फ्री नहीं लेना चाहे तो 20 रुपए में भी वो गोली यही इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से मिल रही है। उन्होंने तो कोरोना का दावा नहीं किया, और उसको तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने परमिशन दे रखी है फरवरी में ही, 2020 में। तो ये क्या कर रहे हैं? अभी इसकी जांच होनी चाहिए, और इनके सारे के सारे कुल मिला के देखो, मैं तो मीडिया और हिंदुस्तान की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के सबसे ज्यादा रघु शर्मा, जो हमारे बोल्ड चिकित्सा एवं मंत्री है राजस्थान के, जिन्होंने साफ कहा ये फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा रामदेव की अगर फर्जी दवाई, हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अगर राजस्थान में दवाई बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल की और बिना किसी मंजूरी के बिकी तो बाबा रामदेव को जेल में डाल देंगे। ऐसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। शायद हिंदुस्तान में भी ऐसा कहीं से कोई बयान नहीं आया। मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा रामदेव के खिलाफ आयुष मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय, सबको जितनी भी कार्रवाई जो होती है कानून सम्मत, वो सब करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी आदमी देश की आपदा में अवसर ढूंढने का कुछ प्रयास नहीं करे। लेकिन संजीव गुप्ता जी, जिस तरह पतंजलि का अपना एक साख है कहीं देसी मार्केट में, और देसी बाजार में कहीं पतंजलि को एक ब्रांड माना जाता है योग का, आयुर्वेद का, तो ऐसे में ये जो साफ सफाई दी है, जब बाबा रामदेव अपनी सफाई दे रहे हैं, इससे कहीं उसकी साख में भी कोई एक फर्क आया होगा?
देखो, हमें व्यक्तिगत तौर पर बाबा रामदेव की साख से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें पतंजलि की साख से भी कोई लेना देना नहीं है। हमें अगर लेना देना है तो हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनसंख्या से लेना देना है। पहली बात, नागरिकों से लेना देना है। नंबर 2, हमें हिंदुस्तान के कानून से लेना देना है। अगर कानून उनको कहता है कि भैया बाबा रामदेव तुम तो जहर की पुड़िया को बना के और हिंदुस्तान की जनता को बांट दो, तो हम बिल्कुल उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि कानून है उसका। उसको ऑर्डिनेंस मिल गया, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, बिल्कुल उसको कौन चैलेंज करे। बिल्कुल। डॉक्टर संजीव गुप्ता हमारे साथ अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट के डॉक्टर जगत शर्मा जुड़ चुके हैं। जगत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनवी न्यूज पर। जगत शर्मा जी, जो एक मुहिम चली थी, जो पूरे देश में एक खिलाफत हुई थी, उस पर कहीं अब पतंजलि की सफाई आ गई है कि कोरोना की दवाई नहीं है, ये कोरोना मारने वाली इम्यूनिटी बूस्टर है। क्या कहना चाहते हैं? सर, पतंजलि वालों का, रामदेव जी का और बालकृष्ण जी का तो इतिहास रहा है इसी तरीके से पलटने का। ये लोग तो ये सोचते हैं कि धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर जो बेच सकते हैं हम, वो बेच दें देश को मूर्ख बनाकर, और जहां पलटने की जरूरत पड़ जाएगी पलट जाएंगे। इनको अपनी पुरानी कही हुई बातों से कोई मतलब नहीं रहता, इनको कोई शर्म आती नहीं है असल में। बाबा रामदेव को पूरे देश ने देखा है टीवी पर कोरोना की दवाई का दावा करते हुए। कोई घुमा फिरा के बात नहीं कही है। बाबा रामदेव ने जो दावा किया टीवी पर उस दिन, उसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि जो कोरोनिल दवा हमने बनाई है वो क्लिनिकली कंट्रोल्ड, ट्रायल और एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की पहली दवा है कोरोना का इलाज करने वाली। बाकायदा फिगर बताए थे रामदेव जी ने कि हमारी दवा ने 3 दिन में 69%, 7 दिन में 100% लोगों को क्योर किया है। और अब इनकी स्थिति यह है कि अब भी ये अपनी गलती नहीं मान रहे। एक वैश्विक महामारी के समय में इन्होंने पूरे देश को मूर्ख बनाने की कोशिश की, भ्रम फैलाने की कोशिश की। कानून का वायलेशन तो जो किया, लेकिन उसके अलावा नैतिक रूप से देखा जाए तो एक वैश्विक महामारी जहां इतना लोग भयभीत हैं, आशंकित हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने भविष्य को लेकर, वहां इन्होंने लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की। और उस कोशिश उन्होंने ये भी कहा, जगत शर्मा, उन्होंने ये भी कहा कि 7 दिन बाद जेल जाएंगे, लोग कह रहे थे, लेकिन ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो जेल जाएंगे? मैं समझा नहीं। 7 दिन बाद जेल जाने का दावा जो कर रहे थे बाबा रामदेव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी उन्होंने शुरू की तो उन्होंने कहा कि लोग ये दावा कर रहे थे कि बाबा रामदेव जेल चले जाएंगे, तो ऐसा क्या गुनाह किया है जेल जाएंगे? वो ये कह रहे थे। गुनाह तो है ही सर, कानून का वायलेशन। अब इस तरीके से कानून की प्रोसीडिंग का फायदा उठा के जो है वो तो कई अपराधी बचे रहते हैं, उससे उनका अपराध कम नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। अब बाबा रामदेव पलट लें अपनी बात से, घुमा लें अपनी बात को, लेकिन ऐसा करने से उन्होंने जो अपराध कर दिया है, उन्होंने जो एक भय फैलाया, भ्रम फैलाया, वो खत्म तो नहीं हो जाता ना। उनका अपराध न तो खत्म हो जाता है न कम हो जाता है। और मैं तो कहता हूं एजेंसीज को, जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं, उनको एज पर लॉ ऑफ द लैंड इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब तक ये करते आ रहे हैं इस तरीके से लगातार। कब तक चलेगा साहब? धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर आप जनता को कभी तक भी ठगते रहेंगे, कभी तक भी। कहा कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दौरा किया पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उन्होंने कहा कि फूड सप्लीमेंट दुनिया में कहा जाता है आयुर्वेद को, तो उसको हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाना है और इसके लिए आप ही उपयुक्त हैं और वो आप कर सकते हैं। तो बोले वो बाबा रामदेव ने कहा वही मैं कर रहा था, लेकिन लोगों ने देशद्रोही और आतंकवादी ऐसा आचरण किया कॉर्नेल के मामले पर। अब साहब इनके तो खिलाफ ये पूरा एक कोकस जो बना हुआ है इनका, इनके खिलाफ जो बोलता है, अब ये तो कोई नई बात लगती नहीं है। अब तो देशद्रोही और गद्दार की जो बात है वो एक तरीके से ये लगता है कि जो इस समय घोषित देशद्रोही है वही असल में देशभक्ति कर रहा है, असली देशभक्ति वही दिखा पा रहा है, अदरवाइज तो लोग बोल ही नहीं पा रहे। आयुर्वेद से शिकायत किसको है? इस पूरे मामले में कौन ऐसा आदमी है जिसने आयुर्वेद के खिलाफ बोला हो साहब? एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है जिसने आयुर्वेद के खिलाफ बोला हो। मेरी पिछली बार भी बात आपसे हुई थी, हम लोग तो असल में आयुर्वेद की साख को बचाना चाहते हैं, ये लोग आयुर्वेद को भी बदनाम कर रहे हैं। और अब ऐसा करने के बाद ये अपनी गलती मानने के बजाय पलट रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने इतनी गालियां दी, हम तो गाली प्रूफ हो चुके हैं, अब गाली नहीं लगती हमें, ये भी कहा बाबा रामदेव ने। बेशर्म हो चुके हैं, गाली प्रूफ नहीं, बेशर्म हो चुके हैं।
पलटने की आदत रही है। आपको याद होगा मैगी का किस तरीके से किया करते थे रामदेव बाबा, और फिर मैगी बनाने लगे। इवन मुझे याद आता है जीन्स का विरोध किया करते थे बाबा रामदेव, पसीने आते हैं, टाइट होती है, और फटी हुई जीन्स तो हमारी संस्कृति पर हमला है, बाबा रामदेव ये कहा करते थे। और एक दिन वो आया जब बाबा रामदेव खुद फटी हुई जीन्स बना के बेचने लगे। किसी पत्रकार, आपके बंधु भाई ने पूछा था उनसे कि बाबा आप तो खुद फटी हुई जीन्स बना के बेच रहे हैं। तो इतनी बेशर्मी से ठहाका लगाते हुए बाबा रामदेव ने कहा था कि हमारी थोड़ी कम फटी हुई है। ये आचरण है इनका, ऐसे लोगों का जिनकी तरफ कितने सारे लोग उम्मीद से देखते हैं, कितने लोग आइडियल मानते हैं, क्योंकि अपने आसपास उन्होंने एक इस तरीके का वातावरण तैयार कर रखा है, राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का, धर्म का। तो साहब दौर है जिसमें ये बाबा चल रहे हैं, लेकिन अंत हर चीज का उन्होंने कहा कि जो मेडिकल कंपनियां हैं, जो ड्रग माफिया है, उनमें तूफान खड़ा हो गया आयुर्वेद के नाम से, वो डर गए सब लोग। ये बाबा रामदेव के आने के बाद ही आयुर्वेद के नाम से क्यों डर रहे हैं साहब? बाबा रामदेव से पहले भी ये देश आयुर्वेद का इलाज लेता रहा है, इस देश के लोग आयुर्वेद का इलाज लेते रहे। और मैं तो असल में आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये बाबा रामदेव ने जिस तरीके का फैलाया है पिछले कई सालों में, उससे कितने लोगों का न जाने क्या क्या नुकसान किया होगा, कोई डाटा तो आते नहीं है। डॉक्टर संजीव गुप्ता उन्होंने कहा कि सत्कार की कोई चाह नहीं है, लेकिन तिरस्कार नहीं करना चाहिए था लोगों को इतना। सर मैंने पहले बताया, हमने ना तो आयुर्वेद का तिरस्कार किया, ना हमने बाबा रामदेव का तिरस्कार किया, ना हमने डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर और उनकी टीम का तिरस्कार किया। हमने तो केवल सम्मान किया। तो आपने FIR सम्मान करने के लिए कराई है उनकी? जी सर, इस देश की जनता का सम्मान किया है, इस देश की 135 करोड़ जनता का सम्मान किया, इस देश के भारत के कानून का सम्मान किया। हमने केवल यही काम किया कि हमने सोती हुई जनता को एक जगाने का काम किया। अगर ये हमारा अपराध है कि हमने किसी देश की जनता को जगाया है, तो निश्चित तौर पर ये हमारा अपराध है, और इसको बाबा रामदेव देशद्रोह कहता है यार। डॉक्टर संजीव गुप्ता, डॉक्टर जगत शर्मा, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है NV न्यूज पर। डॉक्टर संजीव गुप्ता, जगत शर्मा, आपसे एक सवाल कि जिस तरह आयुर्वेद के नाम पर या योग के नाम पर जिस तरह कोरोनिल को लॉन्च किया गया, एक लोगों का विश्वास था, और कहीं अब बाबा रामदेव ने जो सफाई दी है, अब उसके बीच में क्या अंतराल पैदा हुआ है? लोगों के मन में जो विश्वास था, क्या वो ऐसा ही रहेगा योग और आयुर्वेद के प्रति, या उससे कहीं ना कहीं कोई एक फर्क आएगा? देखो साहब, आयुर्वेद कोई आज की या बाबा रामदेव की पैदा की हुई संस्कृति नहीं है। सतयुग और त्रेता युग यानी भगवान श्री राम के समय से आयुर्वेद, उससे भी ज्यादा समय पहले से आयुर्वेद उन्नत है। पर ठीक है, दौर आता है हर पैथी का। बाबा रामदेव ने प्रचार प्रसार किया, उसमें मेहनत की और आयुर्वेद को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके लिए उनको हर तरह से मान सम्मान इस देश की जनता ने भी दिया, प्यार भी दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब आयुर्वेद को बदनाम करने की राह पर चल चुके। पैसे की होड़ में, आपदा में अवसर ढूंढने की होड़ में उन्होंने देखा कि ये दैट इज द राइट टाइम, उनके हिसाब से, कि अब हम अपनी कंपनी जो भी पतंजलि है या दिव्य फार्मेसी है, ये कुछ भी बना देगी, कुछ भी दावा कर देगी, और हम कामयाब हो जाएंगे और 50,000 करोड़ रुपए हमारी जेब में आ जाएंगे। ऐसा उनका एक प्रयास था। अगर उनका ये सच्चा दावा होता और सच्चा प्रयास होता, तो आज वो यू टर्न नहीं लेते। जगत शर्मा,
आपसे जानना चाहेंगे, उन्होंने कहा स्वदेशी विरोधी जो ताकतें थी वो हावी हो गई और उनने हो हल्ला मचा दिया पूरे देश में, और पतंजलि के पीछे लग गए, बाबा रामदेव को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लग गए, जबकि ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? नहीं, अब उनके पास कहने के लिए और कुछ बचा नहीं है ना। अब वो क्या कहेंगे? डॉक्टर तोमर साफ पलट के बाद, चौतरफा आलोचनाओं के बाद, इसके अलग अलग स्टेट्स में FIR दर्ज होने के बाद अब कोई रास्ता बचा नहीं था बाबा रामदेव के पास। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी गलती को भी वो सीना चौड़ा करके खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक प्रोपेगेंडा तंत्र जो है उन्होंने आसपास अपने इस तरीके का बना लिया है कि वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। आप एक मतलब आपने अभी पूछा डॉक्टर साहब से कि संदेह आयुर्वेद के लिए तो पैदा नहीं हुआ। लोगों के मन में भ्रम तो पैदा होता ही है ना साहब, सबके नहीं होगा, कुछ लोगों के तो होता ही है। इवन देखा एक बाढ़ सी आ गई, लोग बाग फेयर एंड लवली से और कोरोनिल की तुलना करने लग गए। लोग बाग पूछने लग गए कि जब आप फेयर एंड लवली का रिजल्ट की गारंटी नहीं लेते तो कोरोना के रिजल्ट की गारंटी क्यों ले रहे हो? तो ये किसने फैलाया? ये लोगों ने नहीं फैलाया, ये वो पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र है जो ये लोग चलाते हैं। इस तरीके के ठगी के कामों में जो लगे हुए हैं बाबा रामदेव जैसे लोग, वो एक तरफ खुद को तो साफ बताने की कोशिश करते हैं, खुद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इस तरीके से पलट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने प्रोपेगेंडा तंत्र के माध्यम से वो ये चीजें भी तो फैला रहे हैं कि उनका जो विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है, गद्दार है या आयुर्वेद का विरोधी है। तो ये गुप्ता, उन्होंने ये भी कहा कि आज देश के सामने मैं सच बोल रहा हूं। सर, पूरा हिंदुस्तान जो है बाबा रामदेव को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश की जनता से, माफी मांगनी चाहिए, और उसके बाद भी उनका अपराध खत्म नहीं होता है। माफी तो इसलिए मांगनी चाहिए कि लोगों का भरोसा तोड़ा है उन्होंने। पतंजलि और दिव्य फार्मेसी ने मान लो कोई अच्छा काम किया है, लोग उन पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास को उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ के बनाने की कोशिश जो की है, ये कुत्सित और षड्यंत्र, सुनियोजित षड्यंत्र किया है। तो देश की समस्त जनता के सामने उनको इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिटर्न में भी मांगनी चाहिए, और कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, ताकि आगे कोई हिम्मत नहीं करे। सर, अगर आज मीडिया नहीं होता, एक बात, हमारी आवाज आप तक कैसे आती? आज हिंदुस्तान का मीडिया नहीं होता, आज सोशल मीडिया, आपका मीडिया और जितने भी मीडिया हैं, अगर ये नहीं होते तो आज बाबा रामदेव कुत्सित योजना बना के संगठित लूट करने में सफल हो जाते। तो देश की जनता से उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं समस्त चैनलों से कह रहा हूं कि वो बाबा रामदेव को प्रेरित करें कि उन्होंने जो कुत्सित प्रयास किया है, कम से कम एक बार हृदय से क्षमा तो मांगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि देश के लोगों को एक धक्का लगाया है, जो उन पर उनका विश्वास है, वो विश्वास कहीं खंडित हुआ है? जगत शर्मा, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह बलबीर तोमर बिल्कुल अलग हो गए इस पूरी लड़ाई से, लेकिन लॉन्चिंग में जिस तरह पूरा एक बड़ा भव्य जो दृश्य था वो कहीं नजर नहीं आया साफ सफाई में। जी, बलबीर तोमर अभी अलग हो रहे, लेकिन बलबीर तोमर बराबर के भागीदार हैं। कानून की नजर क्या, वो उस समय मौजूद थे जब दावा किया गया। जो लॉ अपना कोर्स लेके चलता है उसमें बलबीर तोमर बराबर के भागीदार हैं। बाबा रामदेव, बलबीर तोमर, इन सबके खिलाफ इन्होंने साफ मतलब 135 दे दिया राजस्थान में। उन्होंने कहा कि हमने कोई दवाई नहीं बनाई है, पतंजलि ने किया है खुद जो किया है। बलबीर तोमर बाबा रामदेव के बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे जब बाबा रामदेव इस दवा का प्रचार कर रहे थे, इस दवा के बारे में बता रहे थे, और साथ में डॉक्टर बलबीर तोमर को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, पूरा परिचय दे रहे थे बलबीर तोमर की उपलब्धियों का, कि हमने इनके साथ मिलकर ये दवा बनाई है, इनके यहाँ ट्रायल इसका किया है। और क्लियर कहा बाबा रामदेव ने कि ये पहली साइंटिफिक बेस्ड, एविडेंस बेस्ड औषधि है कोरोना की। और अब वो बोलते हैं कि हमने दवा नहीं बनाई है, बलबीर तोमर बोलते हैं, तो ऐसे तो कोई भी बोल देगा, कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद बोल देगा मैंने नहीं किया। लेकिन जिस तरह वोकल फॉर लोकल की बात कही जा रही है प्रधानमंत्री द्वारा, तो फिर स्वदेशी जो अभियान है या जो देश में वोकल फॉर लोकल चल रहा है वो कैसे आगे बढ़ेगा अगर इसी तरह देश में हो हल्ला होता रहेगा आविष्कारों पे या तमाम चीजों पर? जगत शर्मा, आपसे जानना चाहते हैं। सर, वोकल फॉर लोकल बात समझ में आती है, लेकिन आप
इसके पीछे एक अच्छी बात बोल के बहुत सारे साधु, बहुत सारे अपराधी जो हैं वो साधु का वेश बनाकर गलत काम करते हैं साहब। हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि रावण जो है वो साधु का वेश धर के सीता को उठा ले गया था। तो आपकी नीयत क्या है उसके पीछे? आपकी नीयत सही है या नहीं? या आप वोकल फॉर लोकल का नारा केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए दे रहे हैं, लोगों को ठगने के लिए दे रहे हैं, अपनी नाकामी से ध्यान बटाने के लिए दे रहे हैं, या लोगों को मूर्ख बना के लोगों को ठगने के लिए दे रहे हैं? ये तो देखना ही पड़ेगा ना। ये तो लोग देखेंगे ही ना, आंखें खोल के, दिमाग खोलकर, या लोग भी बिल्कुल दिमाग बंद करके आपकी बातों पर भरोसा कर लें? इस देश में तो बिल्कुल 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 जगत शर्मा, डॉक्टर संजीव गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। 23 जून को कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा करने वाली पतंजलि 30 जून को अपने दावों से मुकर गई। पतंजलि का कहना है कि उन्होंने कभी कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में आज खुद बाबा रामदेव मीडिया से मुखातिब हुए और इस पूरे मामले पर सफाई पेश की। एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा करने वाली कोरोनिल अब अपने बयान से पलट गई है। दरअसल उत्तराखंड आयुष विभाग से मिले नोटिस के जवाब में पतंजलि ने कहा कि उसने कोरोना की कोई दवाई नहीं बनाई है। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मौजूदगी में कोरोनिल की लॉन्चिंग हुई थी, जिसमें बाबा रामदेव ने दावा किया था कि पतंजलि ने कोरोना की दवा बना ली है। पूरा देश और दुनिया जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं ना कहीं से तो कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन निकलेगी, आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण। वहीं बाबा रामदेव के इस दावे के बाद जब आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को नोटिस भेजा और कार्रवाई की बात कही, तो कोरोना की दवा बनाने के अपने दावे से स्वामी रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद पलट गई है। उत्तराखंड के आयुष विभाग को भेजे गए नोटिस के जवाब में पतंजलि की ओर से कहा गया कि उन्होंने कभी भी कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी दवा बनाई है जिससे कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। पतंजलि आयुर्वेद के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि पतंजलि आयुर्वेद अब भी अपने दावे और दवा पर कायम है। हमने कभी भी कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनुमति लेकर जो दवाई बनाई गई है उससे कोरोना के मरीज भी ठीक हुए हैं। आयुष विभाग की ओर से जारी नोटिस का जवाब दे दिया गया है। जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया, तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो सुना अपने आचार्य बालकृष्ण का बयान, जिसमें वो साफ साफ मुकर रहे हैं। हालांकि खुद रामदेव की ओर से बीती 23 जून को कोरोना की आयुर्वेद दवा बनाने का दावा किया गया था। वहीं इस मामले में बाबा रामदेव ने सफाई देते हुए बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की ओर से गंदा माहौल बना दिया गया है। कुछ लोगों ने एक तरह से बवंडर मचा रखा है। पतंजलि ने यू टर्न लिया, पतंजलि ने कोई अनुसंधान नहीं किया, पतंजलि फेल हुआ, और कुछ लोगों ने तो
स्वामी रामदेव की जात को लेकर के, मेरे धर्म को लेकर के, मेरे सन्यास को लेकर के, और यहां तक कि अलग अलग प्रकार से एक बहुत गंदा वातावरण बनाने की कोशिश की। आखिर ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मानो योग आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह हो, और सैकड़ों जगह एफआईआर दर्ज हो गई। माने एक जैसे किसी देशद्रोही और आतंकवादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद ने राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की दवा बनाने का दावा किया था। इस दवा का नाम कोरोनिल और श्वासारी बटी रखा गया था। योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की उपस्थिति में हरिद्वार में कोरोनिल को लॉन्च किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पतंजलि आयुर्वेद की ओर से ये दावा भी किया गया था कि कोरोना मरीजों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल भी किया गया है। हालांकि इसके ठीक बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष विभाग ने पतंजलि आयुर्वेद के इस दावे को नकार दिया। मंत्रालय ने कहा कि पतंजलि की ओर से कोरोना की दवा बनाने के लिए लाइसेंस नहीं लिया गया है। उधर उत्तराखंड के आयुष विभाग ने भी कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का लाइसेंस लिया गया था। साथ ही आयुष विभाग ने पतंजलि आयुर्वेद को कारण बताओ नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा था। इसी नोटिस के जवाब में पतंजलि की ओर से अपने दावों से पलटी मारते हुए कहा गया कि उन्होंने कोरोना की दवा बनाने का कभी दावा नहीं किया। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। अब आपको बाबा रामदेव की वो प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं जिसमें पतंजलि और आयुष विभाग को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। चौकीदारी, स्वामी रामदेव जमींदारी करने वाले अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होकर के यहां तक आए। क्या किया? योग आयुर्वेद का यश बढ़ाया। अब कुछ लोगों को मिर्ची लगती है योग आयुर्वेद के वेदों के भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष से। ये तो ठीक नहीं है ना। अरे आपको आपत्ति है स्वामी रामदेव से, खूब गाली दो, हम तो गाली प्रूफ हो चुके हैं। आपको आचार्य बालकृष्ण से आपत्ति है तो खूब हमारी निंदा करो, तिरस्कार करो, लेकिन आखिर इतनी तो हमदर्दी रखो उन लोगों के प्रति भी जो बेचारे कोरोना से पीड़ित हैं, जो बीपी से, शुगर से, थायराइड से, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस से, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से, कैंसर से पीड़ित हैं। आखिर ऐसे करोड़ों लोगों को जीवन दिया है पतंजलि। ये कौन सा गुनाह कर दिया भाई? लेकिन आज उनके मंसूबों पर पानी सा फिर गया है जब आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है, माने एक अच्छी पहल की है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और कोरोना से तड़पती इस मानवता के लिए पतंजलि ने एक राइट डायरेक्शन में जो काम करना शुरू किया है, अब उसकी मैं नहीं कहता कि प्रशंसा कीजिए, हमें सत्कार की चाहना नहीं है, लेकिन तिरस्कार तो मत कीजिए। हमने पेशेंट्स के अंदर देखा कि सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल हो रही हैं। जो भी कंट्रोल ग्रुप में जो प्लेसिबो ग्रुप था उसकी तुलना में, जिनका 282-300 तक, जिनको IL-6 लेवल हो गया था, वो 1, 2, 3, 4, 5 लेवल पर आ गए, सीधा लगभग 300 से 3 पर आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। इस
साइटोकाइंस के तूफान को कंट्रोल करना। फिर इसके जो भी वायरस लोड हैं या और दूसरी जो चीजें क्या क्या उसके अंदर भीतर परिवर्तन हुआ रोगी के अंदर, उसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है। और किस तरह से कोरोना के सिम्टम्स के ऊपर, उसके व्यक्ति के सिस्टम के ऊपर ये औषधियां काम करती हैं आयुर्वेद की। जो भी देखना चाहे उस क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की पूरी रिसर्च वो हमने आयुष मंत्रालय को जमा की हुई है। अब जब सारे अप्रूवल से लेकर के आयुर्वेद को क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो भी पैरामीटर्स मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सेट किए हैं, स्वामी रामदेव ने पैरामीटर्स नहीं बनाए हैं, आचार्य बालकृष्ण ने पैरामीटर्स सेट नहीं किए हैं, ये पतंजलि के बनाए हुए पूरे प्रोटोकॉल्स नहीं है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो प्रोटोकॉल बनाए उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हमने ये रिसर्च किया। जिस आयुर्वेद की एक बड़ी दीवार, आयुर्वेद के विश्वास की बड़ी दीवार बाबा रामदेव ने लोगों के मन में खड़ी की थी, शायद बाबा रामदेव ने ही उसमें दरारें पैदा कर दी हैं। अब ये समय बताएगा कि उन दरारों को आखिर कौन भरेगा। बहरहाल आप रखिए अपना कोरोना से ख्याल और देखते रहिए ANB न्यूज।